हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन में दे रहा है वोल्ट, दूसरा में दे रहा है न्यूटन, तीसरा में दे रहा है फैराड और चौथा में दे रहा है एम्पियर। तो दोस्तों किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी का जो मात्रक होता है वह फैराड होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन वोल्ट जो है दोस्तों वह विभवांतर का मात्रक है और दूसरा ऑप्शन न्यूटन है दोस्तों वह बल का फोर्स का मात्रक है और डी ऑप्शन एम्पियर जो है दोस्तों वह इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हमें संधारित्र की धारिता का मात्रक पूछ रहा है तो वह फैराड हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता। दोस्तों अगर दो प्लेट है, अगर उसको बीच की दूरी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों कैपेसिटी का जो होता है कैपेसिटर का कैपेसिटी का जो होता है रिलेशन उसका डिस्टेंस के बीच प्लेटों का वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/d होता है। जो सी होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी के मान जो होगा वह यहाँ पे घट जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाइएगा तो उसका जो कैपेसिटर के जो कैपेसिटी होगा वह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि चुंबकीय लंबाई का रेखीय लंबाई के मान का लगभग कितना गुना होता है। दोस्तों चुंबकीय लंबाई का मान रेखीय लंबाई के मान का लगभग कितना गुना होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह 0.84। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है दोस्तों कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। चुंबक होता है दोस्तों उस तरह उसका जो दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होता है, यहाँ पे इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, तो ये दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको जो चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। दोस्तों अगर चुंबक का समान ध्रुव इस तरह का दो मैग्नेट है, उसमें अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, एक और चुंबक है मैग्नेट है उसका डायरेक्शन इधर इसका पोल नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, तो दोनों का अगर समान डायरेक्शन में एक दूसरे को ध्रुव को लाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आकर्षित करेगा विकर्षित करेगा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर समान ध्रुव को लाते हैं तो वह विकर्षण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। विकर्षित करेगा मैंने से दूर फेंकेगा। और यही अगर अपोजिट पोल को लाते हैं मैंने नॉर्थ को साउथ के पास लाते हैं तो वह आकर्षित करता है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप अदर वीडियो का भी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि आने वाले इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों वह सब क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर पर चलते हैं। छठा नंबर में कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 100 sin 200 पाई टी है तो धारा की आवृत्ति ज्ञात करना है। दोस्तों आपको समीकरण दिया हुआ है, जो I बराबर जो है उसका समीकरण दिया हुआ है, उसका आपको आवृत्ति बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है अल्टरनेटिंग करंट का। तो दोस्तों इसका आपको हम फार्मूला दम इतना आसान बताएंगे कि उसका एग्जाम में तुरंत सोल्व कर दिया। देखिए किस तरह से करना है, आपको पहले क्या क्या डाटा दिया है उसको आपको लिखना है। तो दोस्तों अब जो फार्मूला होता है ओमेगा बराबर वो कितना होता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एफ़ का वैल्यू ही निकालना है। तो दोस्तों ओमेगा जो होता है यहाँ पे मेरा मेन फार्मूला ये हो गया। अब देखिए कि मेरा डाटा क्या क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जो 200 पाई है 200 पाई वह ओमेगा के बराबर होता है। यह याद रखिएगा 200 जो पाई दिया हुआ है वो ओमेगा के बराबर हो रहा है। और हमें देखिए निकालना है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट उसी का वैल्यू धर देंगे ओमेगा बराबर। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ धरेंगे तो हमारा एफ बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एफ बराबर जो आ जाएगा वह 200 पाई
बटा के 2 पाई आ जाएगा। तो इसी को अगर आप काटिएगा तो पाई से पाई कट जाएगा। 200 को अगर 2 से 200 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आ गया 100 CPS, कहने का मतलब साइकिल पर सेकेंड। तो 100 साइकिल पर सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक फार्मूला याद रखना है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। यहाँ पे 2 पाई फार्मूला रखने के बाद आपको ओमेगा जो साइन के बगल में जो रहता है दोस्तों, वह जो भी पाई के साथ में रहेगा उसे पूरा लिखिएगा। 200 पाई दिया हुआ है तो वह ओमेगा हो जाएगा। हमको एफ बराबर निकालना है, तो यहाँ पे 200 यहाँ पे करिएगा, 200 बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई एफ करिएगा। तो यहाँ से अगर आप एफ बराबर निकाल के इधर लाते हैं तो 200 बटा 2 पाई करके यहाँ पे काटिएगा तो 100 आ जाएगा। तो यही 100 साइकिल पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर पे कह रहा है कि निम्न में सही संबंध है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें आपको सही संबंध बताना है। तो दोस्तों IRMS का जो वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वह होता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का √2 होता है। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही मेरा रिलेशन होता है, करेक्ट रिलेशन। ये इसको आप याद रखिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल एक पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है, इसका जो होता है इधर राइट, जो इधर इस साइड में है वह प्राइमरी कॉइल हो गया, इधर जो है वह सेकेंडरी कॉइल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको कह रहा है, इधर प्राइमरी होता है, सॉरी इधर सेकेंडरी होता है। तो अगर ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उधर सेकेंडरी का जो रोटेशन होगा, नंबर ऑफ वायर का जो रोटेशन होगा कॉइल में, उधर ज़्यादा होगा और प्राइमरी में कम होगा। तो देखिए इस जो सेकेंडरी साइड में किधर नंबर ऑफ कॉइल का ज़्यादा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है। नंबर ऑफ को जो कॉइल्स है सेकेंडरी में वो ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे प्राइमरी में कम है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया, तो वही स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यही अगर उल्टा रिलेशन होता, प्राइमरी में अधिक रोटेशन होता और सेकेंडरी में कम होता, तो वह हो जाता स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है कि अगर कम वोल्टेज है तो उसको अधिक वोल्टेज में परिवर्तन कर देता है, मैंने लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा को मापा जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ती धारा को मापा जाता है तो वह तप्त तार अमीटर से मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि तप्त तार अमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। दोस्तों तप्त तार अमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, क्या मापता है, तो वह उच्चतम मान मापता है, औसत मान मापता है, या मूल औसत वर्ग धारा मापता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। तप्त तार अमीटर जो होता है वह प्रतिवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग मूल औसत वर्ग का अनुपात होता है। दोस्तों अभी आपको बताएं कि IRMS वैल्यू का जो रिलेशन है पीक मान ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, वह IRMS बटा I0 बटा √2 होता है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती शिखर मान का वर्गमूल औसत वर्ग का मान का अनुपात। तो दोस्तों इसको आप अगर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो I0 बराबर इसको कितना आ जाएगा, IRMS बराबर कितना आ जाएगा, इधर आप इसको बटा में कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में ही मेरा रिलेशन हो जाएगा, पीक वैल्यू बटा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात जो होता है √2 हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है आवेश वितरण से, दोस्तों आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि किसी चालक की धारिता, दोस्तों किसी चालक की जो धारिता होती है वह क्या होती है, तो आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। Q बटा C बराबर फार्मूला होता है दोस्तों Q बटा V। तो यही आवेश के जो चालक के जो धारिता का जो कैपेसिटी होता है, इसका फार्मूला जो होता है Q बटा V होता है। कहने का मतलब आवेश बटा विभव के अनुपात के तुल्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि अनेक छोटे
संधारित्र को मिलाकर निम्नांकित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो। तो दोस्तों जो संधारित्र जो कैपेसिटर होता है उसको अगर मिलाते हैं सभी को, तो जो हमारा जो समतुल्य संधारित्र का जो धारिता आता है तो वह पैरेलल जो जोड़ा हुआ रहता है पैरेलल क्रम में, तो वहाँ पे कहने का मतलब समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे हमें महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल का जो फार्मूला होता है सी इक्विवेलेंट का वह हो जाता है C1 + C2, इसी तरह से आपका बढ़ते जाता है। तो इसका जो मान होता है वह महत्तम होता है श्रेणी क्रम के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कुंडली में अपनी धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। दोस्तों कुंडली में जो अपनी धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे स्वप्रेरण कहलाता है, तो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह काफ़ी बेसिक प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब कुंडली में जो धारा प्रवाह होता है उसके कारण विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है उसको हम स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व की बीमा डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा ml² A⁻² T⁻²। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो दोस्तों मैंने है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ml² A⁻1 T⁻²। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको एक डायमेंशन से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है, इसलिए टोटल हमारा प्रत्येक वीडियो में जो पिछला वीडियो भी बनाया हुआ उसमें भी एक एक क्वेश्चन डायमेंशन का दिया हुआ आप उसे अच्छी तरह से एक जगह कलेक्ट करके आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि चौक कुंडली का क्रोड बना होता है। दोस्तों चौक कुंडली जो होता है उसका क्रोड जो होता है बना होता है तांबा का बना हुआ होता है, सोना का बना हुआ होता है, नर्म लोहा का बना हुआ होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो चौक कुंडली का जो क्रोड होता है वह नर्म लोहा का बना हुआ होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जनरेटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दो तरह का जनरेटर होता है। पहला जो होता है दोस्तों वह जो होता है डीसी जनरेटर होता है, और दूसरा जो होता है वह एसी जनरेटर होता है। आप दोनों याद रखिएगा, पहला हो गया डीसी जनरेटर और दूसरा में हो गया एसी जनरेटर। तो ये जनरेटर दो प्रकार के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन इससे भी प्रत्येक बार एग्जाम में पूछता है। 20वां नंबर कह रहा है कि दशमिक संख्या 11 का द्विधारी होता है। कहने का मतलब बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 11 इज। आपको 11 नंबर जो है डेसिमल नंबर उसका आपको बाइनरी बताना है। तो दोस्तों इसके निकालने का सबसे आसान मेथड बता रहे हैं आपको। इस तरह से आप 11 को लिख लीजिएगा और उसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। 2 से भागा देते हुए आपको शुरू करना है। तो कितना मतलब लगेगा, 2 × 5 = 10, 5 मतलब लगेगा। आपको शेषफल जो आएगा वह इसके बगल में लिखना है। फिर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना मतलब 2 दूनी 4, शेषफल कितना आया 1। फिर 2 से भागा दीजिएगा कितना मरतबे लग गया, 1 मरतबे कट गया पूरा। शेषफल कितना अभी 2 से पूरी तरह से कट जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा 2 मरतबे, तो 0 शेषफल बचेगा, कुछ भी नहीं। और आपको बताया था पिछला वीडियो में भी कि जो लिखते हैं बाइनरी नंबर वह नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा लिख के 1 0 1 1। इसको आप नोटेशन इसको छोटी कोष्ठ बंद के 2 लगा दीजिए, तो यही मेरा बाइनरी नंबर ऑफ 11 आ गया। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको चेक करने का भी रूल बताए थे, इस तरह से आप बना लीजिएगा। चेक करने के भी रूल बताए थे, मेरा जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2 2 लिखिएगा, 2 नीचे में 2 2 2। यहाँ से 0 से आप शुरू करिएगा, 0 1 2 और 3। तो जो 0 में दिया हुआ है उसको डायरेक्ट आप काट दीजिएगा, बाकी सबको प्लस में करिएगा। तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस 2 के पावर 1 करिए कितना 2 होता है, और 2 के पावर 0 करिए तो 1 होगा। तो इसको आप 8 2 10 प्लस 1 11 आ गया, मेरा फाइनली 11 आ गया। कहने मतलब जो हम बाइनरी निकाल कर लाए हैं ये वह बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का जो लॉ दिए थे दोस्तों वह क्या है। तो म्यू बराबर जो है tan IP। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मीडियम का किसी भी मीडियम का प्रकाशीय मीडियम का म्यू जो हो गया वह अपवर्तनांक हो गया, और IP जो है ध्रुवन कोण हो गया। यही सी ऑप्शन जो है वही ब्रूस्टर का लॉ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लेंज का जो नियम है दोस्तों वह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काला रंग का मान होता है। दोस्तों इससे भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का जो काला रंग का होता है वह मान कितना होता है। तो दोस्तों काला रंग का जो मान होता है वह 0 होता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। पूरी तरह सभी रंग का आपको कलर रंग का जो मान होता है उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता होती है। तो दोस्तों आपको C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा। C इक्विवेलेंट का जो कैपेसिटर का होता है वह C1 + C2 होता है। तो यहाँ पे दोनों का कैपेसिटी अगर सेम दिया हुआ है तो पहला C1 कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, और दूसरा भी C हो जाएगा। तो इसको आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2C आ जाएगा। तो मेरा C ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे महत्तम होगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।